Good morning, students. Today we will discuss about nuclear shielding and de-shielding under NMR spectrum. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बताया था. NMR, व्हाट इज़ द मीन ऑफ NMR? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. NMR के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमें किसी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को, NMR कौन से, हर न्यूक्लियस जो होता है वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा. वो क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, स्पिन एक्टिव होना चाहिए उसका. मतलब स्पिन का क्या मीन है? स्पिन का मीन है कि वो स्पिन करते रहते हैं. न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे क्या करते रहते हैं? स्पिन करते रहते हैं. ये आपको पता है इसके बारे में. अब आपको ये देखना है कि न्यूक्लियस स्पिन करता रहता है, पर वो स्पिन एक्टिव कब कहलाएगा? वो स्पिन एक्टिव तब कहलाएगा जब न्यूक्लियस का जो स्पिन क्वांटम नंबर है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से. इसी तरह से हम न्यूक्लियस के स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करेंगे आई से. तो जो उसका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. अगर आई की वैल्यू ज़ीरो हुई तो क्या हो जाएगा कि वो स्पिन एक्टिव नहीं होगा. उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या हो सकता है? या तो हाफ इंटीजर हो सकता है या फिर फुल इंटीजर हो सकता है. तो वो न्यूक्लियस जो होंगे वो स्पिन एक्टिव कहलाएंगे. तो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की बात हमने की. स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होना चाहिए. अब हम उसे क्या करेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. एक्सटर्नल, जैसे पहले तो क्या था, अगर एक्सटर्नल फील्ड में अगर हमने नहीं रखा है तब तो वो न्यूक्लियस जो होता है वो किस तरह से, वो स्पिन तो करता रहेगा पर किसी भी डायरेक्शन में स्पिन करता रहेगा. उस अवस्था को मैंने आपको बताया था, उस अवस्था को हम बोलते हैं डीजेनरेसी, यानी कि डीजेनरेट अवस्था में रहेंगे. लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है तो अब न्यूक्लियस जो होगा वो दो तरह से ही ओरिएंट हो सकेगा. या तो मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के से अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन कर लेगा. अब जिसमें मतलब ऐसी डायरेक्शन जहाँ पे कि वो अपने आप को कैसे अलाइन कर लेता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है. उस कंडीशन में उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? नॉर्मली जो एनर्जी रहती है उससे कम हो जाती है. उस अवस्था को हमने बोला है अल्फा स्पिन स्टेट. और वो स्टेट जिसमें कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उसके अगेंस्ट अलाइन हो जाता है, उसे हमने बोला है बीटा स्पिन स्टेट. अब अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, अगर वो एनर्जी डिफरेंस, मतलब वो एनर्जी जो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है, अब अगर ये हम उसे ऊपर से ऐसी एनर्जी दे दें, मतलब जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है उसे हमने वो एनर्जी दे दी जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और वो एनर्जी भी कौन सी होनी चाहिए? रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की एनर्जी होनी चाहिए. अगर हम उस न्यूक्लियस को वो एनर्जी दे देते हैं जिससे कि वो जो अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर एनर्जी अगर हमने दे दी तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में चला जाएगा. यानी कि पहले वो अल्फा स्पिन स्टेट क्या थी कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन था, अब वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा. तो अपोजिट होने के लिए उसे क्या देने पड़ेगी? हमें एनर्जी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी. तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो बीटा स्पिन स्टेट में चला जाता है. और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस. यानी न्यूक्लियस को स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें क्या हो जाता है? रेजोनेंस हो जाना. रेजोनेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप रेजोनेंस पढ़ते हैं वो रेजोनेंस नहीं है. यहाँ पे रेजोनेंस का मीन है मैच होना किसी भी चीज़ में. तो मैच किस में हो गया कि अब दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी, यानी कि अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में आ गया है वो. तो इतनी एनर्जी दे दी हमने कि अगर वो फ्रीक्वेंसी की रेडियो फ्रीक्वेंसी की अगर जो हमने दी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी उतनी ही हुई जितना कि उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है, तो वो क्या कहलाता है? रेजोनेंस में आ जाता है. और यही हम किस में पढ़ते हैं? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यही फंडामेंटल है, इसी के बारे में ही हम पढ़ते हैं. तो इन शॉर्ट मैंने आपको जो पहले पढ़ाया था उस पार्ट का मैंने आपको बता दिया है समरी. अब आपको इसमें आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो देखिए, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई जो होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे. न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि हमने जो न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है
तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है उनके अंदर, उनमें क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अपना एक स्वयं का एक मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट कर लेते हैं, जिसे हम बोल देते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका न्यूक्लियस के ऊपर दो तरह से इफेक्ट हो सकता है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग टाइप का होगा। अब देखिए, अगर उसका इफेक्ट इस तरह से हुआ कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन का है, उसका इफेक्ट इस तरह से हुआ कि वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर, मतलब न्यूक्लियस वाले एरिया में जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसको अगर अपोज करता है। जैसे यहाँ देखिए, ये बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ H0 दिखाया हुआ है, इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर है। अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का जनरेट हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर तो उसका डायरेक्शन वही है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस वाले एरिया में ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो यानी कि इस वाली कंडीशन में क्या हो जाता है कि फिर जो नेट इफेक्ट होगा, नेट जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं शील्डिंग। और ये शील्डिंग यानी न्यूक्लियस ने क्या, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा शील्ड कर लिया गया है, तो ये शील्डिंग कहलाती है। और इस शील्डिंग वाली कंडीशन में को हम बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक शील्डिंग। डायमैग्नेटिक शील्डिंग इसे बोल दिया जाता है। ये देखिए यहाँ, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो पूरे मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्म होता है। उसका इफेक्ट ऐसा नहीं होता है कि न्यूक्लियस में अलग हो और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अलग हो, उसका तो इफेक्ट होता है यूनिफॉर्म। तो वो क्या नहीं कर सकते, देयरफॉर कैन नॉट डिफरेंशिएट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। तो उस मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसका इफेक्ट पूरे मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो इसी वजह से हमें अगर डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स निकालने हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो उसके लिए कौन सा मैग्नेटिक फील्ड काम आएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वही काम आता है। दिस सिचुएशन मेक्स द डिफरेंट स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई टू बी नॉन इक्वलेंट। कौन सी, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाइड किया है वो। लेकिन दस ईच प्रोटॉन इन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट शोज स्लाइटली डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नेबरिंग बॉन्ड। तो हर प्रोटॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन नेबरिंग बॉन्ड में जो है, उनके सर्कुलेशन के द्वारा उनका जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है हर प्रोटॉन का अलग अलग हो जाता है। जैसे हम पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी कर रहे हैं, तो पीएमआर में प्रोटॉन न्यूक्लियस के ऊपर ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोटॉन जो होता है यानी कि हाइड्रोजन, एक तरह से आप देखिए हाइड्रोजन, तो आप डिफ्रेंशिएट, आप बोलोगे भाई हाइड्रोजन ही तो न्यूक्लियाई है, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन ही है, एक ही टाइप का है। लेकिन फिर भी अलग अलग जो प्रोटॉन होंगे अगर किसी कंपाउंड के अंदर, उनका एनएमआर सिग्नल हमें अलग अलग ही मिलेगा। तो वो किसकी वजह से अलग अलग होता है कि जो नेबरिंग बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उस प्रोटॉन का, उस हाइड्रोजन का के आसपास जो ग्रुप लग रहे हैं, उनकी वजह से उसके ऊपर उसका केमिकल एटमॉस्फेयर जो होगा, केमिकल एनवायरनमेंट होगा, वो चेंज हो जाएगा। और केमिकल एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से अब वो नॉन इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और नॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से उनके अलग अलग ही एनएमआर सिग्नल हमें मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमारा H इफेक्टिव इज इक्वल टू H0 माइनस H इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, दो कंडीशन होती है शील्डिंग और डी शील्डिंग में। अगर शील्डिंग वाली कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटॉन इन द इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट में अगर है, यानी कि वो प्रोटॉन जो है उसके पास, जैसे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट में उसके पास फ्लोरीन लग रही है, क्लोरीन लग रही है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे हाई जो H इंड्यूस्ड जो होगी उसकी वैल्यू हाई होगी। H इंड्यूस्ड अगर हाई है तो H इफेक्टिव फॉर्मूले में आप पुट अप कीजिए, H इफेक्टिव इज इक्वल टू H0 माइनस H इंड्यूस्ड होता है। तो H इंड्यूस्ड अगर हाई है तो H इफेक्टिव वैल्यू लो हो जाएगी। अब लो H इफेक्टिव होने की वजह से
जो एनर्जी डिफरेंस होगा, यानी कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही कम है तो अब उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस भी कम हो जाएगा। फ्लिप करने के लिए अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में फ्लिप करने वाली एनर्जी जो होगी वो कम होगी, तो लो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन होगा पीएमआर स्पेक्ट्रम में, और हमें जो डेल्टा वैल्यू मिलेगी, सिग्नल जो मिलेगा वो लो पे मिलेगा। तो यानी कि अब आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि शील्डिंग वाली कंडीशन पे जो डेल्टा वैल्यू होगी वो लो होगी। इसी तरह से डी शील्डिंग में क्या होता है कि प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में होंगे तो यहाँ पे एच इंड्यूस्ड लो हो जाएगा और एच इफेक्टिव अब आपका हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पीएमआर स्पेक्ट्रम में हाई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन मिलेगा आपको और हाई डेल्टा वैल्यू मिलेगी, और ये हो जाती है डी शील्डिंग की कंडीशन। आई होप बच्चों आज मैंने आपको शील्डिंग एंड डी शील्डिंग के बारे में बताया है, और शील्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है समझने के लिए। आपको एनएमआर में जो अब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे और उसके अंदर जो पीक वैल्यूज़ देखोगे तो उसको समझने के लिए हमें शील्डिंग और डी शील्डिंग दो टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, जो मैं आपको पहले पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ, अब भी मैंने आपको इसको समराइज़ कर दिया है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, आपको शील्डिंग डी शील्डिंग पता होनी चाहिए। शील्डिंग डी शील्डिंग का मीन जो होता है वो किससे है कि जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है उससे बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका किस तरह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट हो रहा है न्यूक्लियस के ऊपर और एच इफेक्टिव की वैल्यू पे क्या चेंज हो रहा है, इससे हमें पता लगता है शील्डिंग एंड डी शील्डिंग के बारे में। शील्डिंग का मीन यही होता है कि अगर उनका इफेक्ट क्या हो रहा है, वो शील्ड कर पा रहे हैं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को, वो प्रोटॉन्स जो है उनको अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर पा रहे हैं, शील्ड कर पा रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को शील्ड कर पा रहे हैं। और शील्ड कब कर पाएंगे, जब उसको अपोज करेंगे, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन वाला एरिया जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उस वाले कंडीशन को हम शील्डिंग बोलेंगे। और ये कंडीशन किस में होगी, जो आपका इलेक्ट्रॉन है मतलब वो कौन से वाले एरिया में है, इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट अगर उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट क्या होगा कि जो आपका CH बॉन्ड है वो CH वाला कार्बन जो है वो किससे बॉन्डेड है, उसके आसपास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अगर उससे अटैच है तो शील्डिंग वाला इफेक्ट आपको दिखाई देगा। और नॉर्मल अवस्था में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट नहीं है तो वहाँ कौन सी वाली कंडीशन दिखाई देगी, आपको डी शील्डिंग वाली कंडीशन दिखाई देगी। तो आई होप बच्चों आज के लेक्चर में आपको यही चीज़ समझनी है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।